यही सवाल अगर जो बेटी से पूछा जाता है कि तूने ये अपराध क्यों किया, अगर ये सवाल बेटे से किया जाए तो ये जो महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं वो होना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आज पूरा विश्व महिलाओं व बालिकाओं पर हो रही हिंसा के विरुद्ध एकजुट है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इस पर चर्चा की जा रही है कि महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर रोकथाम किस प्रकार से लगाई जाए। इस पर सार्थक चर्चा के लिए हम पहुंचे हैं कोटपुतली के राजकीय पाना देवी गर्ल्स कॉलेज में, जहां बालिकाओं से उनके मन की बात की है। बालिकाओं के बीच ही रिपोर्टर नियुक्त किए हैं और उनसे एक सार्थक चर्चा की है। कैसी ये चर्चा रही, आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या टाक है। मैं पाना देवी कॉलेज की छात्रा हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इस पर मैं अपनी सहपाठी छात्राओं से चर्चा करना चाहती हूँ कि उनके इस पर क्या विचार हैं। क्या आप सब तैयार हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि भारत सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए इतने सारे कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और अन्य एक्ट्स है, कानून है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कौन बताएगा? भारत सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए कई नियम और कानून तो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष प्रधान या फिर वंश की जो नियम है कि वंश को सिर्फ बेटे ही लागू आगे बढ़ा सकते हैं। इस वजह से बेटियों पे अब भी अत्याचार होते हैं, जैसे कि उन्हें भ्रूण हत्याकांड कर देते हैं, जन्म पर ही बेटियों को मार दिया जाता है। इसमें वंश प्रथा ज़्यादा लागू होती है। थैंक यू अर्पिता। जैसा कि अर्पिता ने कहा कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही ज़रूरी है, पर लेकिन क्यों बेटा ही ज़रूरी है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कौन बताएगा? जैसे कि इन्होंने बताया कि लड़का ही वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसमें लड़की की भी वही भागीदारी होती है जो लड़के की होती है। आजकल हर क्षेत्र में, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे खेल का क्षेत्र हो, लड़का ही नहीं लड़कियों से बढ़कर लड़का ही नहीं लड़कियां भी उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हो रही हैं। लड़कियों ने लड़कों को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है। वह हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे रही हैं। आपका नाम? पलक। थैंक यू पलक। मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा का कारण क्या है? जब लड़का कोई अपराध करता है तो लड़के को माँ बाप कुछ भी नहीं कहते हैं, और लड़की जब अपराध करती है तो उसको डांटते भी हैं और उसको कहते हैं कि तूने ये अपराध क्यों किया। अगर यही सवाल अगर जो बेटी से पूछा जाता है कि तूने ये अपराध क्यों किया, अगर ये सवाल बेटे से किया जाए तो ये जो महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं वो होना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो है अगर बेटे को ये सिखाएंगे कि बाहर की जो बहन बेटियां हैं वो भी हमारी बहन बेटियां हैं, तो महिलाओं के प्रति जो ये हो रही हिंसा है वो नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू आंचल। जैसे कि आंचल ने कहा कि लड़कों को अगर परिवार वाले ही सिखाएं कि बाहर की बहन बेटियों को खुद की बहन बेटी माने, तो महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को रोक पाएंगे। इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि यदि दामाद को बेटा और बहू को बेटी मानकर अगर उनसे व्यवहार किया जाए तो इसमें क्या समानता है? जैसा कि कहा जाता है कि शादी के बाद बहू को भी बेटी मानकर और दामाद को बेटा मानकर व्यवहार किया जाए, तो शादी के बाद बहू के साथ अत्यधिक अत्याचार किया जाता है। यदि उसके माता पिता उसको दहेज ना देते हैं तो उसके ससुराल वाले उसके साथ अत्याचार करते हैं, उस पर अधिक दबाव डालते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। बहू को बेटी मानकर रखें तो घर बहुत अच्छे से चलता है और दोनों की ही समान रूप से इज्जत होती है। एक बेटी जो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है, तो जो वो अपने उस ससुराल में रहती है, तो जो एक सास होती है या उसके ससुर या हस्बैंड जो भी होते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो किसी घर की बेटी है, मेरे घर में आई है, मेरी भी एक बेटी है, तो उसे एक बेटी की तरह रखना चाहिए, ना कि उसे ये समझना चाहिए कि ये तो बहू है, पराए घर से आई है, मेरी नहीं है, तो उसके साथ अपमान व्यवहारजनक व्यवहार किया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। ये कहा जाता है कि तू ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, वगैरह वगैरह सब।
तो हमें इन सब चीज़ों को ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि वो दूसरों की बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है, मैं खुद इसको लेकर आया हूँ, तो उसे बेटी का सम्मान दें और उसके साथ भेदभाव ना करें। जैसा कि आंचल ने कहा कि बहू को बेटी माननी चाहिए, दामाद को बेटा मानना चाहिए, ये दोनों को इसने समान बताया है। तो कन्यादान महादान होता है, तो कन्यादान करने वाले पिता को छोटा क्यों समझा जाता है? वो वर पक्ष के आगे हाथ क्यों जोड़ता है? कौन बताएगा? सदियों से चली आ रही परंपरा इसकी सबसे बड़ी दोषी है। सदियों से चली आ रही पितृ प्रधान प्रथा ही इसका सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि संतान होने पर या फिर किसी कार्य को करने पर उसके पिता का ही हक जरूरी होता है। उसके पिता के बारे में पूछा जाता है, माता के बारे में नहीं पूछा जाता कि माता कौन है, कैसे है। पिता ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कुछ भी कार्य हो या फिर अन्यथा कुछ भी हो तो उसमें पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, माता की नहीं होती है। इस वजह से थैंक यू अर्पिता। जैसा कि अर्पिता ने कहा कि यह पितृ प्रधान समाज है, इसमें यदि बच्चे का एडमिशन कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में कराया जाता है तो उसके पिता का नाम ही पूछा जाता है, माता का क्यों नहीं? इसमें माता को भी समान अधिकार मिलना चाहिए अपने बच्चे के नाम के पहले अपना नाम जुड़वाने के लिए। मैं मेरी सहपाठी छात्रा को आगे की चर्चा के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं दिव्या का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। मेरा सवाल है कि लिविंग इन जो रिलेशन चल रहा है ये जो सही है या गलत? मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? लिव इन रिलेशनशिप एक पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ एक नई व्यवस्था है। हमारी कल्चर में यह कोई व्यवस्था नहीं थी। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री अपने साथ एक संबंध बनाकर रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में एक ऐसा 21वां हमारा अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हमें इनमें अगर कोई साथ रहता है तो उनके अगर किसी महिला पर हिंसा होती है तो उसको दंड या उसके विरुद्ध दंड या यानी कि कार्यवाही करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, यह पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ है। और जब ये भारत में आ ही गया है तो इसके लिए सरकार को कई प्रावधान करने चाहिए, जैसे कि इसके कई दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी श्रद्धा कांड हुआ है, तो ऐसे दुष्परिणामों को रोकने के लिए सरकार को कई प्रावधान करने चाहिए और न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। भारत सरकार को इसके ऊपर नियम कानून बनाने चाहिए, जिस तरह से विवाह के बाद महिलाओं को जो अधिकार दिए जाते हैं उसी तरह रिलेशनशिप में भी महिलाओं को वो अधिकार दिए जाने चाहिए, न कि रिलेशनशिप में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हिंसा करें। जिस तरह अभी श्रद्धा कांड हुआ था, इस तरह न करके हमें सरकार को उनके ऊपर नियम और कायदे कानून बनाने चाहिए ताकि इनका गलत फायदा ना हो सके। भारतीय संविधान में अनेक कानून बनाए गए हैं, अनेक प्रावधान बनाए गए हैं महिलाओं की हिंसाओं को रोकने के लिए। इसी के ऊपर मैं सर से कुछ सवाल जो बताना चाहेंगे। देखो, भारत में देश की आज़ादी के पश्चात से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक समानता की दिशा में काफ़ी सारे प्रावधान किए गए, संविधान में प्रावधान किए गए थे। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी कि जब तक महिलाएं बराबर नहीं आएंगी, देश की मातृशक्ति का राष्ट्र के विकास में योगदान उतना नहीं रह पाएगा। और हमने इसके लिए पाश्चात्य देशों से प्रेरणा ली, बड़े प्रगतिशील प्रावधान भी किए। आप बड़े एक हर्ष का विषय भी है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिया था, जब पाश्चात्य देशों ने नहीं दिया था। तो राजनीतिक अधिकार बराबर देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध एक शोचनीय विषय है, एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय यह है कि लगातार सरकार के सार्थक प्रयासों के बावजूद, अनेक कानूनों के बावजूद, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी आफ्ताब सरदा मर्डर केस चर्चा में बना हुआ है। अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे एक पिता ने बेटी को इसलिए गोली मार दी कि वो अपनी पसंद से विवाह करना चाहती थी। तो इसका मतलब जो समस्या है वो हमारी मानसिकता में है, हमारी मनोदशा में है, और हमें उस मनोदशा को बदलने की जरूरत है। हम समाज में जागरूकता फैलाएं, हम लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करें और लैंगिक समानता हमारे पाठ्यक्रम का विषय बने, एक अनिवार्य विषय के रूप में इसका हिस्सा बने। हम ऐसी परवरिश दें, बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो इस तरह के अपराध को रोक सकें। धन्यवाद। थैंक यू।
की बात को आगे बढ़ाते हुए कि समाज में इतनी हिंसाएं हो रही है, इतने अपराध हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या और ठोस उपाय हो सकते हैं, ये मैं मैम से महिला उत्पीड़न के लिए जितने भी प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उनमें सहभागिता की बहुत आवश्यकता है, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि जब तक पुरुष और महिला उस समाज के साथ अपने बदलाव को नहीं स्वीकार करेंगे, तो ये सब कानूनी अधिकार उस कदम तक ही सीमित हैं कि सिर्फ महिलाओं का नाम लिख दो कि सीट महिला की है, और जब महिला खड़ी है और पुरुष बैठा है उस पर, तो हम अपने अधिकार मांगेंगे भी। और मैं ये महसूस करती हूँ कि उस वातावरण को भी बदलें। दूसरी चीज़, एक बड़ी सोच की बदलने की ज़रूरत है, वो पुरुष समाज को भी हमारे साथ बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें समाज के साथ, शिक्षा के साथ परिवर्तन हो रही हैं, महिलाएं आर्थिक शक्ति को बढ़ा रही हैं, उसमें पूर्ण रूप से मैं ये समझती हूँ कि उनको भी उस मानसिकता के साथ बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए महिला उत्पीड़न में जितना हम महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उस पुरुष समाज भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये प्रकृति के दो अंग हैं, और इन दोनों अंगों को समानता के साथ जब ये आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शायद एक पक्ष कितना ही जोर लगाए, वो अधूरा रह जाता है, संक्षिप्त है। इसलिए ज़रूरत दोनों तरफ से आगे बढ़ने की है, और परिवार में जिस तरह से एक लड़के को शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से एक लड़की को शिक्षा दी जाए, बराबर दोनों का व्यवहार, वहाँ हम लोग उनके मनोविज्ञान को बदलने का प्रयास करें, तो शायद ये जो आज उत्पीड़न जैसी स्थिति है, ये निरंतर कम की जा सकती है। मैं ऐसा मानती हूँ। धन्यवाद। मैम का धन्यवाद। आगे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी, महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? आप लोग कौन कौन इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा पाना देवी कॉलेज से हूँ मैं। क्यों हर बार एक लड़की को झुकना पड़ता है? इसलिए ये अरसरदा आफ्ताब कांड हुआ है, इसमें लड़के की गलती होते हुए भी लड़की को क्यों झेलना पड़ता है? ऐसे हर बार हर साल कांड होते रहते हैं, सरकार क्यों झुक जाती है इस कारण? मैं ये मानती हूँ कि हर बार गलती की लड़की नहीं होती, हर बार लड़का गलती नहीं करता, ये भी नहीं मानती मैं। ये कहती हूँ कि लड़की जब चल रही है, इसमें लड़का क्यों पोस्ट करता है कि लड़की ऐसे चल रही है, ऐसी है, क्यों, उसको क्या मतलब है इसमें? और मैं कहती हूँ सरकार से हर नियम कानून बनाए जाते हैं, इसमें एक बार ये कानून क्यों नहीं बना दिया जाता कि स्त्री को हर शिक्षा मिलती है इसी क्षेत्र में, कि उसके हर एक कर्तव्य, निष्ठा, सबका सम्मान किया जाए। हर बार लड़की झुकती है, क्यों? एक पुरुष समाज को इसका अधिकार माना जाता है। थैंक यू पूजा। जैसा कि पूजा ने बताया कि रास्ते में चलते वक्त या फिर कहीं पर भी लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है, और यही हमारा आज का विषय रहा था। और आपको यह विषय कैसा लगा? आपको इस चर्चा के बारे में कुछ और बोलना है? आपको अच्छा लगा? दिव्या का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा सहयोग किया। तो अभी हम पाना देवी गर्ल्स कॉलेज में थे, और यहाँ आज सार्थक चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा दिवस के ऊपर। और आज यह एक चर्चा की कि महिलाओं के प्रति या बालिकाओं के प्रति जिस तरह के अपराध होते हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाए, और एक सार्थक चर्चा हमने इनसे की। तो कैसी क्या चर्चा लगी, इनसे एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ रिपोर्टर भी बनाए थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज हमने चर्चा की इसके बारे में क्या कहोगे? कैसी थी? अच्छी थी। कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम चलते हैं तो लड़के कैसे कैसे कमेंट करते हैं, तो इन पर लोगों की सोच को बदलना चाहिए, और ये जो भी हैं उनके आगे कुछ। देखिए, आज जो हमने चर्चा की है, इसका जो अगर एक लाइन में अगर कहूँ निष्कर्ष, तो ये है कि हमें अपनी जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, जो समाज का जो परिवेश है उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारण है वो घर से शुरू होता है। अगर हम भेदभाव करेंगे लड़के और लड़की में, बच्चे और बच्चियों में, तो कहीं ना कहीं ये आगे जा कर के हिंसक रूप इसका बन सकता है, और यही हमें समाज में कहीं ना कहीं विडंबना देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हिंसा का कहीं कारण है, तो उसको जैसे कि लड़कियों ने बताया कि न्याय में देरी, या फिर जो जिस तरह के जो सामाजिक परिवेश जो पनप रहा है धीरे धीरे, अगर अश्लील गानों की बात करें, या फिर अश्लील साहित्य की बात करें, या फिर सोशल मीडिया की बात करें, अगर इन पर अंकुश नहीं होगा तो स्वभाववश इस तरह की हिंसा का सामना महिला जगत को करना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा आज हमने की, और इसके लिए आज इन बच्चियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोटपुतली।